नमस्कार, मैं चंचल नगाए स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आप मेरे साथ कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की पुस्तक सृजना का अध्ययन कर रहे हैं। तो शुरू करें हम नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक करिए और प्लीज़ अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। यदि आपने पिछले वीडियो इस बुक के नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 12वीं के भी पिछले वीडियो देख सकते हैं, 10वीं के भी वीडियो देख सकते हैं और हिंदी व्याकरण के भी समस्त टॉपिक देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक दबाइए और आपको समस्त वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। जैसा कि आपको पता है, आज से पहले हमने जब वीडियो चालू किया था तो बिहारी सतसई के कुछ पद बिहारी लाल द्वारा रचित जो रीतिकाल के कवि हैं वो पढ़े थे। कुछ पद इसमें रह गए थे। गागर में सागर भरने वाले रीतिकालीन बिहारी लाल के बारे में हमने पढ़ लिया था और एक बार सरसरी नज़र डाल लेते हैं। इनका जन्म ग्वालियर के निकट बसुआ गांव में, पिता का नाम केशव राय, आमेर के राजा जयसिंह के ये दरबारी कवि थे। इनके काव्य में बहुत छोटे से दोहे में ही बहुत अधिक कुछ कह दिया गया है, अतः इस कारण इनके काव्य को गागर में सागर की उपमा दी जाती है। हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया था। झीने पट में झुलमिली झलकत ओप अपार, सुरतर की मनुसिंधु में लसत सपल्लव डार। ये यहाँ इस दोहे तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। 15 दोहे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो देखें, उसके बाद इस पार्ट को देखें। नेक्स्ट है कहत नटत रीजत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सब बात। कवि बिहारी ने उनको गागर में सागर भरने वाले कवि ऐसे ही नहीं कह दिया गया। एक ही दोहे में प्रत्येक शब्द के माध्यम से इतनी बड़ी बात कह दी, इतने भाव दिखा दिए सिर्फ एक लाइन में। प्रत्येक पंक्ति का अर्थ अलग है। देखिए, मैं बताती हूँ आपको। कहत अर्थात कहना, नटत अर्थात मना करना, रीझना रीझत, खीजत खीज दिखाना मतलब चिड़चिड़ाहट करना, चिड़चिड़ाना, मिलत मिलना, खिलत खिलना, खुश होना, लज्जात लज्जा। एक ही दोहे की एक ही लाइन में प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थों से कितने भाव प्रकट कर दिए और सारे भावों को एक में सम्मिलित कर दिया कि भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। अर्थात कहत नटत रीजत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। अर्थात भरे भवन में, भवन मीन्स भवन में, भरे हुए भीड़ युक्त भवन में जब नायक नायिका मिलते हैं तो वो अपने नैनों से ही बात करते हैं। कैसे? कुछ कहते हैं फिर मना करते हैं। मतलब एक सखी दूसरी सखी को बता रही है कि नायक और नायिका भरे भवन के भीतर, सब व्यक्तियों से भरे भवन के भीतर नैनों के संकेत से बात कर रहे हैं। कैसे? कि नायक नेत्रों के माध्यम से अभिसार का प्रस्ताव रखता है, मिलने का प्रस्ताव रखता है, कहता है कहत नटत, और नायिका नट जाती है, मना कर देती है।
नटने की कला देखकर नायक उस पर रीझता है, उस पर आकृष्ट होता है, उसकी ओर रीझता है। खुश मतलब आम भाषा में कहते हैं सिहाता है। और खीज नायिका को इससे और भी ज़्यादा खीज होने लगती है, गुस्सा आने लगता है। और इस प्रकार रीझ खीज इसके माध्यम से संकेत करते रहने से जब उन दोनों के नेत्र प्रेम से मिल जाते हैं तो वह खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। खिलत, प्रसन्न होना। अन्य सभी लोगों को देखकर उन्हें लज्जा आ जाती है। एक दोहे की सिर्फ एक लाइन में कितने भाव बिहारी ने भर दिए। शायद ही ऐसा कोई बिरला कवि हो जो इस प्रकार कह सके, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। इस प्रकार भीड़ से भरे भवन में नायक नायिका नैनों से ही सारी बातें कर लेते हैं। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात। कहियो सब तेरो हियो, मेरे ही की बात। कविवर बिहारी कहते हैं, बिहारी जी कहते हैं कि मुझे कंप, स्वेद यानी कि पसीना, अश्रुपात, विरहाग्नि की जलन आदि के कारण जो अनुभूति हो रही है, जो भी अनुभूति हो रही है एक प्रेमी को, वह अपने इन मनोभावों को कागज पर नहीं लिख सकता, कागज पर लिखते नहीं बनता। कागज पर लिखत ना बनत, कहत संदेश लजात। और इन सभी बातों को अगर मुख से कहा जाए तो इन संदेशों से लज्जा उत्पन्न होती है, लज्जा के कारण कुछ कहा भी नहीं जा सकता। कहिए सब तेरो हियो, मेरे ही की बात। वैसे तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की सब बात कह देगा। मुझे ना तो लिखने की ज़रूरत है ना कहने की ज़रूरत है, तुम्हारे हृदयानुभूति भी मेरी ही प्रकार होगी। अतः आपका हृदय मेरे हृदय की सारी बातों को कह देगा। नेक्स्ट है, कहत सवै बेंदी दिए, अंकु 10 गुनो होत। तिय लार बेंदी दिए, अगणित बढ़त उदोत। अर्थात नायिका की सखी कहती है कि सब लोग ऐसा कहते हैं कि किसी भी अंक के आगे, कहत सवै सभी लोग कहते हैं, बेंदी दिए आंक 10 गुनो होत। किसी भी अंक के आगे बिंदी लगा देने से अर्थात शून्य रख देने से उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। एक के आगे आप बिंदी लगाइए, एक अंक के आगे शून्य रखिए तो वह 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 10 के आगे शून्य रखिए तो वो 100 हो जाएगा। उसका अर्थ ये है कि कोई भी अंक हो उसका मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। किंतु उस नायिका के ललाट पर बिंदी लग जाने से नायिका का रूप सौंदर्य इतना है कि उसके ललाट पर बिंदी लग जाने से तिय ललार बेंदी दिए। ललार मीन्स ललाट अर्थात माथा। ललाट पर बिंदी लग जाने से अनंत गुणा प्रकाश रूप सौंदर्य, उसका रूप सौंदर्य अनंत हो जाता है। 10 गुना नहीं, अनंत हो जाता है। अर्थात उसका रूप सौंदर्य अतिशय बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, दीथी न परत समान, दुति कनक कनक से गात। भूषण कर कस लगत, परस पिछौने जात। अर्थात कवि वर्णन करते हैं नायिका के रूप सौंदर्य का
वे कहते हैं कि नायिका के शरीर का गौरवर्ण बिल्कुल सोने जैसा है। सोने में कनक कनक से गात, दीठी न परत समान दुत, कनक कनक से गात। अंतर दिखाई ही नहीं पड़ता कि यह सोना है, सोने के बने आभूषण हैं। शरीर पर दृष्टि पड़ते समय पहचाना ही नहीं जा सकता कि कहाँ सोने के आभूषण पड़े हुए हैं। भूषण करकस लगत, परस पिछाने जात। कहाँ सोने के आभूषण हैं और कहाँ नायिका का स्वर्णिम गौरवर्ण शरीर है। अर्थात देखने पर सोने के आभूषण और नायिका की स्वर्णिम चमड़ी, स्वर्णिम काया एक ही समान मालूम पड़ती है। इस सोने के आभूषण को हाथ के स्पर्श करने पर कठोरता के कारण, कर्कशता के कारण ही पहचाना जाता है। सिर्फ इतना अंतर है कि स्पर्श करने पर नायिका की अंग कोमल जान पड़ते हैं और आभूषण कर्कश हैं। अर्थात नायिका के कोमल अंग इतने कोमलांगी है वो नायिका कि स्वर्ण भी उसके सामने अपनी आभा त्याग दे, उसकी स्वर्ण की भी आभा कम पड़ जाए। स्वर्ण के समान उसका शरीर है, लेकिन स्वर्ण कर्कश होता है, उसको छूने में कर्कशता महसूस होती है, जबकि नायिका बहुत कोमल है और कोमलांगी होने के कारण वह स्वर्ण के समान सुंदर अंग वाली बहुत ही सुंदर है और उसमें सिर्फ कोमलता और कठोरता का ही भेद है। नेक्स्ट है अंग अंग नग जगमगत, दीप शिखासी दे, दिया बढ़ाए हूँ रहो बड़ो उजियारोगे। अतिशयोक्ति अलंकार है। बिहारी जी ने अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है प्रत्येक दोहे में लगभग कि देखिए आप, बिंदी के से सभी का 10 गुना हो मूल्य 10 गुना हो जाता है, जबकि नायिका का अनंत हो जाता है। सोने में और नायिका के स्वर्णिम शरीर में अंतर ही जान नहीं पड़ता। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से ऐसा संभव बताया है। तो ये अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है अंग अंग नग जगमगत, इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। दीप शिखासी दे, नायिका की शारीरिक कांति इतनी सुंदर है, इतनी अत्यधिक है कि उसके अंग प्रत्यंग पर नग नगीनों से जड़ित आभूषण हैं। इनकी कांति से उसका शरीर दीप शिखा के समान चमक रहा है। अंग अंग नग जगमगत, दीप शिखा सी दे, उसके अंगों पर जो नगों से जड़े हुए स्वर्णिम आभूषण शोभित हैं, उनके सहित उसका दीप शिखा जैसी देह इतनी सुंदर है कि दिया बढ़ाए हूँ रहो। दिया अर्थात दीपक। घर में पहले ज़माने में लाइट तो होती नहीं थी, एलईडी बल्ब तो होते नहीं थे। बिहारी जी के समय दीपक जलाकर रखते थे। तो वे कहते हैं कि इस कारण उसका शरीर, घर में अगर उसका शरीर हो तो घर में दीपक बुझाने पर भी उसके शरीर का प्रकाश ही घर को प्रकाशित करता रहेगा। बड़े उजारोगे, घर में बहुत उजाला होगा। यदि दिया बढ़ा भी दिया जाए, दीपक बुझा भी दिया जाए, दिया बढ़ाए हूँ रहो मतलब दीपक बुझा कर भी रहें तो भी बड़े उजारोगे। घर में बहुत उजाला रहता है, बहुत उजाला, बहुत प्रकाश फैलता है। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कवि है, जहाँ पहुँचे नहीं रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि कुछ भी कह सकते हैं। शब्दार्थ आपने उस दिन नोट कर लिए होंगे।
प्रश्नोत्तर देखते हैं। बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता? तो बिहारी तो बस बिहारी हैं, रस में डूबे हुए। बिहारी का नाम आते ही श्रृंगार रस तुरंत स्मृति में आ जाता है। बिहारी की काव्य शैली मुक्तक काव्य शैली। हर दोहे ने अपने आप में अपना अलग अर्थ समेट रखा है। खंड काव्य शैली मतलब खंडों में काव्य को विभाजित किया गया हो। मुक्तक काव्य शैली प्रत्येक दोहा या प्रत्येक पद अपने आप में अपना अर्थ समेटे हुए हो, एक कहानी कहता हो। गीति काव्य जो गाया जा सके, और प्रबंध काव्य जो पूरे काव्य में एक ही कहानी होती है, उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। अब नेक्स्ट है कब को टेरत दीन रट जगनायक जगबाय। प्रस्तुत दोहे में कवि ने उल्हाना देते हुए किस पर कटाक्ष किया है? तो प्रस्तुत दोहे में उल्हाना देते हुए कवि ने अपने आराध्य श्री कृष्ण पर कटाक्ष दिया है। जगनायक जगबाय दीन कब को टेरत दीन रट। तो जगनायक जगबाय किसको कहा है? कवि ने आराध्य कृष्ण को। किस लालच के कारण गोपियों ने मुरली छुपा ली? तो मधुर बातचीत का आनंद पाने की लालच में। अर्थात कवि ने कहा है कि गोपियां बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। तो किसके कारण? कि बातचीत के रस के कारण। श्री कृष्ण के आगमन पर वन में मोर क्यों प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं? तो श्री कृष्ण के आगमन पर मोर उनके श्याम स्वरूप को बादल समझकर हर्ष से नाचने लगते हैं। समान आभा के कारण नजर न आने वाले नायिका के आभूषणों की पहचान किस प्रकार होती है? तो आभूषणों की पहचान हाथ से शरीर को छूने पर आभूषणों की कठोरता से उनकी पहचान होती है। नायिका का शरीर कोमल है, जबकि आभूषण कैसे हैं? कठोर हैं, कर्कश हैं। नेक्स्ट है जगत के चतुर चितेरे की भी मूड बनना पड़ा। कवि ने ऐसा क्यों कहा? पुराने समय में चित्रकार किसी भी व्यक्ति का चित्र हाथों से ही बनाया करते थे। चित्र बनाते समय व्यक्ति को एक ही मुद्रा में चित्रकार के सामने बैठना होता था। इस नायिका की छवि पल पल बदलती रहती है, अतः चित्रकार जब उसकी ओर देखता था तो उसे उसकी मुद्रा या स्वरूप में कुछ अंतर दिखाई देता था। इस कारण चित्रकार भी उसका यथावत चित्र नहीं बना पाया। इसी कारण वह मूर्ख सिद्ध होता है। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लज्जात भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से नायक नायिका आँखों की चेष्टाओं के द्वारा हृदय के किन भावों को प्रकट करते हैं? तो वह सहमत होने, कुछ कहने, असहमत होने, प्रसन्नता, अपनी खींच, मिलन का सुख और हर्षित होने और लजाने के मनोभावों को व्यक्त करते हैं। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्य के हृदय की भावनाओं को उनके नेत्रों से झलक जाती हैं। अंग अंग नग जगमगत। उपयुक्त दोहा। प्रस्तुत दोहे में सखी नायक से नायिका की छवि की प्रशंसा करते हुए क्या कह रही है? नायिका कह रही है कि शरीर की शोभा की प्रशंसा करती हुई सखी नायक से कहना चाहती है कि उस नायिका का शरीर आभूषणों से खचित नगों की कांति से दीपशिखा के समान जगमगाता रहता है। इसलिए घर में कोई भी दीपक ना भी रहे तो भी उसके शरीर से प्रकाश फैलता ही रहता है। इस प्रकार स्वर्णिम कांति युक्त नायिका के शरीर से उसके चमकीले आभूषणों से बिना दीपक के भी घर प्रकाशित ही होता रहता है। नेक्स्ट 2 व्याख्या हैं। तो मैंने आपको सारे दोहों की अच्छी तरह से व्याख्या करा दी।
यदि आपको समझ में आ गई हो, आप अपने आप लिखें, नहीं आई हो तो पुनः वीडियो देखें और फिर लिखें। व्याख्या और दोहे के भाव अपने आप लिखिए। संदर्भ प्रसंग मैंने आपको पहले और भी जो चैप्टर्स हैं उनमें बता दिया था किस प्रकार लिखना होता है। अपने आप कोशिश करिए। यदि आपको फिर भी परेशानी आए तो मुझे कमेंट करें, मैं व्याख्या नेक्स्ट करा दूँगी। आप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।